आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भर्ती महासमर 2025 में। और हम लेकर चल रहे थे टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें 360 डिग्री टॉपिक को कवर करते हुए आज लेकर चलते हैं ऊर्जा संसाधन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात कर रहे हैं सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत बड़ा प्रश्न दिया था अभी लास्ट टाइम आरएस के अंदर। 2024 के तहत राजस्थान सरकार ने कितने घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि पीएम मुफ्त घर बिजली घर योजना जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 13 फरवरी 2024 को हुई थी। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई है। और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 1 करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों की छतों पर, 1 करोड़ घरों की छत पर क्या लगाने हैं? यहाँ पर सोलर प्लांट लगाने हैं। और सोलर प्लांट में क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट तक के जो सोलर प्लांट लगेंगे उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। यहाँ पर 30,000 की सब्सिडी 1 किलोवाट तक, 2 किलोवाट तक 60,000 की सब्सिडी और 3 किलोवाट एवं उसके ऊपर 78,000 की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली का भी प्रावधान है। हम बात करें कि इस योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों तक, यहाँ पर कितने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का या रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट है कौन सा? 5 लाख छतों पर, 5 लाख घरों पर क्या रखाए जाएंगे? रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ सौर ऊर्जा प्लांट दिया है और दूसरी स्थान या जिला दिया है को सुमेलित नहीं है, उसको अलग करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हम बात करते हैं पहला गोरेर सोलर प्लांट। ये सभी सोलर प्लांट है। गोरेर सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे है? झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। नौक प्लांट जो है वो दोस्तों जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत है। तो याद रखना आप। अगोरिया प्लांट कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। खीवंसर प्लांट कहाँ पे है? नागौर के अंदर। तो यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि बी सही नहीं है। हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण सोलर प्लांट लगे हुए उन सब की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो कौन सा है? बड़ला। और बड़ला कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत है। बड़ला भी कई फेज में चल रहा है, जिसमें अपन फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की बात कर सकते हैं। यहाँ पर 3 फेज के अंतर्गत ये चल रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फतेहगढ़। फतेहगढ़ कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद पुंगल की बात करते हैं। पुंगल कहाँ पर हो गया? बीकानेर के अंदर हो गया। फलोदी कहाँ पर हो गया? तो फलोदी में ही हो गया, ठीक है। फलोदी के अंदर ही। और इसको अपन बात कर सकते हैं जोधपुर के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं नौक, जिस पर अभी प्रश्न पूछा था। नौक पर ही प्रश्न पूछा था और नौक कहां पर हो जाएगा? जैसलमेर के अंतर्गत है दोस्तों, क्योंकि यहां पर बहुत सारे साथी नोखा समझ के कोई और जिला कराते हैं, आपको ध्यान रखना है। नौक। अगोरिया कहां पर हो जाएगा? अगोरिया हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कहां पर हो जाएगा? बाड़मेर जिले के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये याद रखना है। घोरीर अभी हमने पढ़ा कहां पर? तो झुंझुनू के अंतर्गत। मोकला दोस्तों, मोकला कहां पर? तो जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। नांदिया हो जाएगा दोस्तों कहां पर? तो जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। लावन, ये पिरोहितासर, गुड़सर, ये सभी कहां पर हैं दोस्तों? जैसलमेर के अंतर्गत है। धुनिया कहां पे है? तो धुनिया कहां पे है? जोधपुर के अंतर्गत है।
फागी और शीर्षी दोनों कहाँ पे आएंगे, जयपुर के अंतर्गत आएंगे। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको वापस से रिकॉल कर लेना कि कौन कौन से संयंत्र किस जिले के अंतर्गत स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा सौर ऊर्जा से संबंधित ही है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है। दोस्तों हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा की संभावना, और यह प्रश्न आपका इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है कि संभावित सौर ऊर्जा की कितनी मात्रा है। तो संभावित सौर ऊर्जा बताइए, ऑप्शन यहां पर कौन सा राइट है, 142 गीगावाट। दोस्तों कितना, 142 गीगावाट। मैं यहां पर आपसे प्रश्न पूछूंगा कि मुझे बताओ कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की कितनी संभावना है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट कहेंगे और इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताएंगे कि राजस्थान में कितनी पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं। हमारा हाल फिलहाल आंसर कौन सा राइट हो गया, बी 142, याद रखना है। आगे बात करते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। रीट वाले साथियों ध्यान देना, आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हम बात करते हैं कि गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं, तो उसको अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो ऊर्जा स्रोत है उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगे परंपरागत हो जाएंगे और दूसरे कौन से हो जाएंगे, गैर परंपरागत हो जाएंगे। दोस्तों हम राजस्थान लेवल की बात कर ले, है ना, राजस्थान लेवल की बात कर लें, क्लास 10th की बुक से भी अपन बात कर लें, और निश्चिंत रहना, जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको मैं प्रमाण के साथ आंसर दे रहा हूं, निश्चिंत रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम यहां पर बात कर रहे हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पहला बात करें तो हम बात कर लेते हैं परमाणु ऊर्जा की बात कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के को आणविक ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है, कौन सा ऊर्जा बोल देंगे, आणविक ऊर्जा बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करें आणविक ऊर्जा के बाद कौन सा, तो तापीय ऊर्जा। दोस्तों तापीय ऊर्जा यानी कि कोयले से, पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से बनने वाली। और तीसरी है जल विद्युत परियोजनाएं या जल विद्युत किसमें आएंगे, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएंगे। गैर परंपरागत की बात करें तो यहां पर सभी आ जाएंगे, सौर ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगी, बायोमास आ जाएगा, बायोमास के बाद क्या आ जाएगा, बायोगैस आ जाएगा, बायोगैस के बाद और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भूमिगत, ठीक है ना, भूमिगत ऊर्जा जो है भूमिगत ऊर्जा भी आ जाएगी। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, जिसको अभी बात की, भूतापीय ऊर्जा के साथ साथ हम बात कर सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। ये सारी ऊर्जा किसमें आएगी, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो इस चार्ट से हमको प्रश्न वापस से क्लियर करना है कि कौन कौन से गैर परंपरागत है, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। सौर ऊर्जा बिल्कुल प्राकृतिक गैस नहीं है, पवन ऊर्जा नवीनीकृत है, बायोमास गैर परंपरागत है, बायोगैस भी दोस्तों क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 और 5, यानी कि हम बात करते हैं 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान को व्यास नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के तहत लगभग कितनी जल विद्युत की आपूर्ति होती है, लगभग कितने जल विद्युत की आपूर्ति होती है। तो इसकी हम बात करें सीधा, यहाँ पर हम बात करें कि 422 पॉइंट प्लस हैं, हम लगभग 422 बोल सकते हैं, लगभग 423 भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर बताऊं कि राजस्थान की जितनी भी जल विद्युत परियोजनाओं में संयुक्त परियोजनाएं हैं, उन संयुक्त परियोजना में सर्वाधिक अगर ऊर्जा मिल रही है तो वो किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। ये काफी डीप प्रश्न हो जाएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण कहेंगे, आपको यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों से भीड़ से अलग करने वाला प्रश्न है। आप ध्यान रख सकते हैं व्यास परियोजना को।
हम बात करते हैं यहाँ पर कि राजस्थान की सभी जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्थान की सभी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं उसके बारे में बात करें तो राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा कौन सी परियोजना स्थापित की गई है। तो अनास दोस्तों, ये एलडीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। अनास कहाँ पर है तो बांसवाड़ा के अंदर, माही की एक सहायक है कौन सी, अनास नदी, और इसके ऊपर 140 मेगावाट का ये एनर्जी प्लांट लगा हुआ है जल विद्युत के अंतर्गत। दोस्तों आईजीएनपी हम सभी जानते ही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं पे लघुपन परियोजनाएं चल रही है। और एक और है दोस्तों कौन सी, जाखम। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जाखम, और जाखम पर 5 मेगावाट की एक संयंत्र लगा हुआ है, कहां पर, प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये तीनों राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सलाल, दुलहस्ती और उरी, ये तीनों कहां पर हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जहां से राजस्थान को जल विद्युत मिलती है, केंद्र सरकार ने स्थापित की है। बात ये चल रही है टनकपुर कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। धौलीगंगा कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर। टिहरी कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड के अंतर्गत हो जाएगा। चमेरा कहाँ हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगा। पार्वती कहाँ हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और है नाथपा झाकरी, और नाथपा झाकरी भी कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई, मतलब केंद्र सरकार द्वारा योजना है जिससे राजस्थान को जल विद्युत मिल रही है। प्रश्न हमारा जो चल रहा था, हमारा जो प्रश्न चल रहा था वो यहां से चल रहा है कि राजस्थान में संयुक्त परियोजनाएं जो हैं उन संयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत व्यास से लगभग 422 पॉइंट प्लस एनर्जी मिलती है। भाखड़ा नांगल बांध, चंबल परियोजना, माही परियोजना और राहू घाट परियोजना, इन परियोजनाओं में कौन कौन से स्टेट की संयुक्त परियोजना दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं आगे की ओर। अगला अगला है हमारा कौन सा, तो नदी परियोजना। नदी परियोजना कौन सी है, किस राज्य में किस नदी पर है, ऊर्जा कितनी मिल रही है और अन्य बात क्या है, हम बात कर लेते हैं। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं फटाफट दोस्तों। व्यास परियोजना है राजस्थान, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा, सॉरी हरियाणा है ना, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, इसको हरियाणा समझे दोस्तों, हरियाणा हो जाएगा। फिर व्यास नदी पर निर्मित है, 422 पॉइंट प्लस है, यानी कि कितना, 423 मेगावाट एनर्जी मिल रही है। इस व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, पडोह और पोंग, जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर शीत ऋतु में दोस्तों, कब, शीत ऋतु के अंदर पानी की आवक को बनाए रखने के लिए भी बनाए हैं, जहां पर 20 और 59% भागीदारी किसकी है, राजस्थान की है, ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना भी राजस्थान, यहाँ पर हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद राजस्थान की संयुक्त परियोजना दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा ध्यान रखना है। फिर सतलज नदी, यहाँ पर ये वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भाखड़ा नांगल में राजस्थान का कितना रोल है, तो 15.22%। और फिर हम बात करते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये जिले इनसे लाभान्वित होते हैं, जो राजस्थान के उत्तरी सीमा पर ये सीमावर्ती जिले हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना दोस्तों, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि टोटल 386 लगभग, तो हम यहाँ पर बात करें टोटल 193, और 193 किसको मिलता है, तो ये किसको मिलता है, एमपी को। राजस्थान को एनर्जी मिलती है केवल 193। और हम यहाँ पर बात करेंगे कि जी जैसे क्या है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये 3 बांध इस पर बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक कोटा बैराज पर भी एनर्जी मिल रही है। तो अभी हम गांधी सागर पर इतना विस्तृत इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे। गांधी सागर पर आपके यहाँ पर 115 मेगावाट लगभग एनर्जी हमको मिल रही है, और सबसे ज़्यादा राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़ के ऊपर हैं, हम आगे देखेंगे। फिर है माही परियोजना दोस्तों, इसके माही के अंतर्गत याद क्या रखना है, माही नदी प्रतापगढ़ से निकलती है, लेकिन माही परियोजना में राजस्थान का 45 पैसा और गुजरात का कितना, 55 पैसा लगा हुआ है। तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है 55
गुजरात का और राजस्थान का 45 के रेशो में यहाँ पर दोनों का संयुक्त परियोजना होगी। और इस परियोजना में 2 संयंत्र लगे हुए हैं, लीलवानी और हेकपुरा। दोस्तों कौन कौन से लगे हुए हैं? लीलवानी और हेकपुरा। और लीलवानी और हेकपुरा दोनों से कितना? 140 मेगावाट एनर्जी। जहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ जितनी एनर्जी मिल रही है वो 100% राजस्थान यूज करेगा। दोस्तों लिख लेना, नोट्स के अंदर अपडेट कर लेना कि माही परियोजना से जो एनर्जी मिल रही है उसका 100% कौन ले रहा है? राजस्थान ले रहा है। अन्य परियोजना एक राहूघाट परियोजना जो राजस्थान एमपी के अंतर्गत चल रही परियोजना है, एमपी के बीच में करौली जिले के अंतर्गत हम बात करें तो राहूघाट, माही परियोजना, चंबल, भाखड़ा और व्यास ये सभी संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना का स्थल नहीं है? दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक होता है ऊर्जा संसाधन। सबसे ज्यादा रिलेवेंट यानी कि करंट से संबंधित होता है टॉपिक कौन सा? ऊर्जा संसाधन। यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दोस्तों बिथड़ी में है। इसके बाद फलोदी के अंतर्गत, फलोदी में नहीं है दोस्तों, फलोदी के अंदर आपको सौर ऊर्जा संयंत्र अभी पढ़ाया। मोकला कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और देवगढ़ कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। तो यहाँ सब जगह पे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है नहीं वाला वो कौन सा राइट हो जाएगा? फलोदी। आइए बात करते हैं हम इनके संबंधित सारे ही पवन ऊर्जा संयंत्र। तो पवन ऊर्जा संयंत्र की बात कर लेते हैं। पहला है हमारा अमर सागर, ठीक है ना? कौन सा? अमर सागर। और अमर सागर कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत रामगढ़ और फिर अमर सागर। तो अमर सागर राज्य के अंतर्गत क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर हमको ध्यान रखना है देवगढ़ कहां पर हो गया? प्रतापगढ़ के अंतर्गत हो गया। और बिथड़ी कहां हो गया? फलोदी जिले के अंतर्गत, जोधपुर में हम समझ सकते हैं। तो बिथड़ी है, फलोदी नहीं है, ध्यान रखना है। बड़ा बाग दोस्तों सबसे पहला, ठीक है, पहला निजी है। ये क्या है? पहला निजी बिजली घर कौन सा है? पवन ऊर्जा का। तो बड़ा बाग। और बड़ा बाग भी कौन से जिले में आता है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत आएगा। अमर बाग कहाँ पर है? तो ये भी जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। सोडा बांधन कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर। आकल कहाँ है? तो जैसलमेर के अंदर। पोहरा कहाँ है? तो जैसलमेर के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य पवन ऊर्जा संयंत्र में आपको याद क्या रखना है? देवगढ़। याद क्या रखना है? बिथड़ी। याद क्या रखना है? धमोत्तर। और याद क्या रखना है? हर्ष पर्वत। बाकी सब कहाँ हो जाएंगे? जैसलमेर। हंसुआ कहाँ? जैसलमेर। हर्ष पर्वत जहां पर जीण माता का मंदिर है दोस्तों, कहां पर? सीकर। और कितना प्याला शराब चढ़ता है बता देना आप कमेंट के अंदर। धमोत्तर कहां पे है? ये याद रखना आपको, धमोत्तर प्रतापगढ़ के अंदर। और मोहनसर, और मोहनगढ़ के बाद बरामसर, और बरामसर के बाद साठा। ये भी सभी कहां पर रहेंगे? जैसलमेर के अंतर्गत रहेंगे। तो आपको याद हो जाना चाहिए सभी पवन ऊर्जा संयंत्र। स्टार जहां लगा है वो चारों याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ग्रीन हाइड्रोजन नीति कौन सी? 2023। और 2023 के अंतर्गत अगर बात करें तो किस वर्ष तक 2000 केटी प्रति वर्ष उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों कि यहां पर सबसे पहले तो आपको याद रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब आई है? तो 2023 के अंतर्गत। और यहां कितना 2000 केटी का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2030 तक। 2030 तक हम इतना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव और किस जिले में है? अब देखो गिरल को कितना याद किया था, बहुत ज्यादा याद कर लिया था। फिर हम बात करते हैं कि गिरल कौन से गांव में है? तो बाड़मेर के अंदर है, सबको पता है। यह क्या है? तो यह धुम्बली गांव के अंदर है। और राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित, दोस्तों कैसा? लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर रहेगा। और लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर के अंतर्गत प्रश्न याद रखना है कौन सा? तो बिजली घर कौन सा हो जाएगा? ये आपका गिरल हो जाएगा। तो गिरल कहां पे हो गया? बाड़मेर में। लेकिन गांव कौन सा? थुम्बली, ठीक है ना? कौन सा गांव?
थुमली, तो ये याद रखना है। आगे बात करते हैं कि कोयला आधारित तापीय परियोजना है, यहां से भी लगातार प्रश्न आते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूं सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर किसको कहते हैं, ये किस किस को पता है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, ठीक है, कि ये किस किस को पता है कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर किसको कहते हैं, थर्मल पावर किसको कहते हैं, क्रिटिकल थर्मल पावर किसको कहते हैं। तो सूरतगढ़ के अंदर कितनी इकाइयां कार्यरत है, ये अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों। किसने? अधीनस्थ बोर्ड ने, कि कितनी इकाइयां कार्यरत हैं, तो 10 इकाइयां। सूरतगढ़ कहां पे हो जाएगा, ये गंगा नगर के अंदर का हो जाएगा, याद रखना है। दूसरा है छबड़ा, जहां पर ये क्या चीजें लिखी है कि 250 मेगावाट की 4 इकाइयां, 660 मेगावाट की 2 इकाइयां। और छबड़ा कहां पे है, 12 के अंदर है। काली सिंध में 660 मेगावाट की कितनी एनर्जी प्लांट, 2 प्लांट, और ये कहां पर हो जाएगा, झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएगा। कवई सुपर प्लांट कहां पे हो जाएगा, तो कवई भी कहां पे है, 12 के अंदर। झालावाड़ कहां पे हो गया, तो झालावाड़ में ही रहेगा। और इसके बाद है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में भी यहां पर क्या लग रहा है, बांसवाड़ा के अंदर भी कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लग रहा है दानपुर से। तो हम बात करते हैं अगला, कोयला आधारित कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, और कोयला आधारित कुछ अन्य परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं जलिप्पा कपूरडी। देखो बाड़मेर में एक कपूरी आई, उसने कोयला हाथ में ले लिया, बोल रही है जलीपप्पा, ठीक है। तो जलिप्पा कहाँ पर है, बाड़मेर में। कपूरडी कहाँ पे है, बाड़मेर में। भादरेस कहाँ पे है, बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट भादरेस हो गया। बरसिंहसर कहाँ पे है, बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। गुड्डा कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर के अंतर्गत। गिरल कहाँ, अभी पढ़ लिया, गिरते हुए आई कपूरडी, और क्या कह रही है, जलीपप्पा, ठीक है। फेपर कहाँ पे है, याद रखना, ये बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। फेपर कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। हाड़ला भी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर से हैं, और यहां से अगर कोई देख रहा है तो कमेंट जरूर कर ले। फिर रानेरी, और रानेरी भी कहां पर है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। रानेरी के अंदर में आपको एक प्रश्न और याद करवा देता हूं, तो यह राज्य का फर्स्ट लिग्नाइट आधारित, कैसा दोस्तों, लिग्नाइट आधारित निजी ताप बिजली घर है दोस्तों। यहां पर कैसा ताप बिजली घर हो गया, निजी ताप बिजली घर हो गया। तो याद रखिएगा रानेरी कहां पे हो जाएगा, बीकानेर के अंतर्गत हो जाएगा। पलाना, रानेरी, ये सब बीकानेर में है। हमने प्रमुख संयंत्र की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, काली सिंध सुपर बिजली स्टेशन कहां पे है, तो अभी पढ़ लिया, कहां पे, झालावाड़ के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों, ध्यान रखना, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों। ये प्रश्न पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि आगे पहले क्या पढ़ा था और प्रश्न क्या पूछने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करें कि नोडल एजेंसी पूछ रहा है कौन से, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंदर, और हमारे यहाँ पर कौन सी है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन है दोस्तों। इस अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन के बारे में थोड़ा अपन जिक्र कर लेते हैं। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हमारे यहाँ पर कब हुई, 9 अगस्त 2002 को हुई। इसके बाद हम बात करें कि अभी एक नीति आई है, कौन सी नीति आई है, अक्षय ऊर्जा नीति। और अक्षय ऊर्जा नीति कब आई, 6 अक्टूबर 2023 को आई दोस्तों। और इसके अंतर्गत क्या है, 90 गीगावाट एनर्जी का लक्ष्य है, कब तक, तो 2029-30 तक। ये याद करना है कितना लक्ष्य है, 90,000 मेगावाट बोल दो या 90 गीगावाट बोल दो, याद रखना है। इसमें से भी 65 तो क्या करना है, सौर ऊर्जा करना है। 65 के बाद हम बात करें यहाँ पर तो 15 क्या करना है, 15 करना है पवन, और 10 क्या करना है, तो हाइड्रो के साथ 4 अन्य भी हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी और पवन एनर्जी का लक्ष्य कितना है 2029-30 तक, कौन, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा नीति के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2023 से। तो इस टाइप से प्रश्न आप याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चलिए
अब प्रश्न की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र, दोस्तों तापीय ऊर्जा संयंत्र में हमने कोयले पर आधारित देख लिए। अब कौन सी देखेंगे? प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा कौन सी? रामगढ़। तो रामगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक गैस पर आधारित पहली है, और ये कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंतर्गत है, याद रखना है। फिर हम बात करते हैं धौलपुर कंबाइन। धौलपुर कंबाइन कहां पे है? तो नाम से स्पष्ट है कहां पे होना चाहिए? धौलपुर के अंदर। जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा कहां पे है? उदयपुर के अंतर्गत। और सांग डुंगरी कहां पे है? तो सांग डुंगरी प्रस्तावित है दोस्तों, और ये सांग डुंगरी कहां पे है? बांसवाड़ा के अंदर। करंट में ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, सांग डुंगरी याद रखना है। थोड़ा अपने नोट्स को इस तरीके के व्यवस्थित करके पढ़ेंगे तो निश्चित आपके माइंड में जो मैप है वही आपके प्रश्न को क्लियर करवा देंगे। केंद्र सरकार द्वारा पहली प्राकृतिक गैस आधारित कौन सी है? अंता। और अंता कहां पे दोस्तों? बारां के अंतर्गत है। कहां पे है? बारां के अंतर्गत। तो हमको याद रखना है राज्य के अंदर पहली फर्स्ट केंद्र प्रायोजित योजना राजस्थान में कौन सी है? अंता। सिंगरौली कहां पे? यूपी में। रिहंद कहां पे? यूपी में। ऊंचाहार कहां पे? यूपी में। कहलगांव कहाँ पर? बिहार में। दादरी और औरैया भी कहाँ पे? यूपी में। क्लास 10th की बुक में है, याद रखना है। बरसिंहसर कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत। क्या है? तो प्रस्तावित है। और एक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो मेजा। और मेजा कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा के अंदर प्रस्तावित हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेजा क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंतर्गत प्रस्तावित हो जाएगा। तो ये हो गए केंद्र सरकार के द्वारा। पहला केशोरायपाटन कहाँ पे? बूंदी के अंतर्गत। दूसरा नानता कहाँ पे? कोटा के अंदर। और कवई कहाँ पे दोस्तों? तो कवई हो जाएगा बारां जिले के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बारां जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राकृतिक गैस पर आधारित सभी प्रकार की चीजें। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा बायोमास। और बायोमास के अंतर्गत बात करें तो जितना भी वनस्पति से दोस्तों अपशिष्ट हैं, कैसा अपशिष्ट? वनस्पति से अपशिष्ट हैं, उस अपशिष्ट से कौन सी एनर्जी बनती है? बायोमास। और बायोगैस किससे बनती है? तो ये बनती है पशु अपशिष्ट से बनती है। ये आपको याद रखना है। ये दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। हम बात करते हैं बायोमास नीति जब आई, वो कौन सा तारीख है? तो 29 सितंबर 2023 को आई थी। इसी समय हाइड्रोजन नीति भी आई थी। हमको याद रखना है पदमपुरा। पदमपुरा क्या है? तो फर्स्ट बायोमास संयंत्र है कहां पर? तो गंगानगर के अंतर्गत, याद रखना है। खेड़ली कहां पर है? अलवर के अंतर्गत। और खेड़ली में क्या है? सरसों की खल, ठीक है। सरसों की जो तेल निकलने के बाद सरसों की खल होती है, उस पर आधारित बिजली घर हैं। तो ये आपको याद रखना है विशेष। सरसों की खल पर आधारित बिजली घर कहां पर है? तो खेड़ली अलवर के अंतर्गत। नौलावास कहां पर है? तो नौलावास है दोस्तों अजमेर के अंतर्गत। फिर खातौली कहां पे है? तो टोंक के अंतर्गत। बालोतरा हमको ध्यान नहीं है कहां पर? तो बालोतरा के अंदर ही है, बाड़मेर में। और रंगपुर कहां पे है? तो कोटा के अंतर्गत। सभी याद नहीं रहे तो आपको दो चीजें याद रखनी है, पदमपुरा और खेड़ली। फिर बात करते हैं बायोगैस। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर के अंतर्गत है। और पथमेड़ा कहां पर है? मुझे आप यहाँ पर और बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि पथमेड़ा कहाँ पर है जो नवीनतम है, ठीक है। कहाँ कैसा है? नवीनतम है। तो पथमेड़ा आपको बताना है। पथमेड़ा विशेष रूप से गोवंश के अंतर्गत अगर हम पढ़े तो यहाँ पर भी गोवंश के लिए भी, यहाँ गोमूत्र के लिए भी फेमस है। हमको यहाँ पर याद रखना है पथमेड़ा किस किस के लिए फेमस है और पथमेड़ा कहाँ कहाँ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप साथी बताएंगे। आगे बात करते हैं अपन, यहाँ पर अंतिम बात है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हमारे यहाँ पर दो हैं राजस्थान के अंदर, एक तो रावत भाटा के अंदर और दूसरा है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के अंदर भी कहाँ पे? तो नापला के अंदर। हमको याद रखना है कि रावत भाटा कहाँ पे है, तो इसको चित्तौड़ करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसको आप कोटा कराएं, ठीक है। बहुत सारे साथी यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। तो रावत भाटा कहाँ पे है?
चित्तौड़ के अंदर ये देश का दूसरा, देश का सेकंड, देश का दूसरा और राज्य का क्या हो जाएगा, पहला। तो राज्य का प्रथम बायोमास परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हम बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था। और अभी अभी इसके अंतर्गत 2 इकाइयां और कार्यरत हुई है, 7 और 8वीं इकाई, और ये फ्रांस की कंपनी अरेवा के सहयोग से स्थापित है। तो 2 देशों ने यहाँ पर हमको सहयोग कर लिया है। और फिर कौन सा नवीनतम जो अभी प्रस्तावित और निर्माणाधीन है, तो कौन सा, बांसवाड़ा के अंदर। तो इस तरीके से हमने संपूर्ण टॉपिक को 360 डिग्री कवर कर लिया। निश्चित ये आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने वाली सीरीज साबित होगी। साथ ही आप अपनी तैयारी को और अच्छी धार दीजिएगा, जुड़े रहिएगा भर्ती महासमर पर, कलम द राइजिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर, और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।